हेलो एवरीवन, वेलकम टू दापूस लर्निंग। मैं अनुराधा। सबसे पहले तो मैं अपने सभी 100 सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। जी हाँ, 100 सब्सक्राइबर्स आज मेरे पूरे हो गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो ये जो पड़ाव है ना, मील का पत्थर साबित होगा। कुछ दिन पहले तक मेरे लिए 100 सब्सक्राइबर्स के बारे में सोचना भी एवरेस्ट तक जाने जितना कठिन लग रहा था, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से ये संभव हो पाया और मुझे पूरा विश्वास है कि यह 100 बहुत जल्द ही 1000 में बदल जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो आज का लेसन शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने लहासा की और पाठ तो पढ़ ही लिया होगा, जिसे राहुल संकृत्याय ने अपने प्रथम तिब्बत यात्रा के दौरान हुए रोचक अनुभवों को लिखा है। आज हम इसी पाठ का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। सो लेट्स गो स्टार्ट। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? इस प्रश्न से पता चलता है कि लेखक 2 बार तिब्बत की यात्रा की। जब पहली बार यात्रा किया था तो भिखमंगे के वेश में किया था और उन्हें वहां रहने के लिए उचित स्थान मिल गया था, लेकिन जब दूसरी बार भद्र वेश में यात्रा किया तो उन्हें रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला था। उत्तर है, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहां जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्र वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा। वहाँ के लोग शाम होते ही छंग पीकर होश खो देते थे और सुमति भी साथ नहीं थे। छंग एक तरह की शराब होती है जो वहाँ की स्थानीय भाषा में छंग बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर, उस समय के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहां अनेक निर्जन स्थान भी थे जहां न पुलिस का प्रबंध था न खुफिया विभाग का। वहां डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसीलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय बना रहता था। तिब्बत जो है एक पहाड़ी इलाका है जो हिमालय पर्वतमाला से घिरा हुआ है। वहां पर जाने के रास्ते बहुत ही दुर्गम और उबड़ खाबड़ हैं। कहीं पर हजारों फीट ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं पर हजारों फीट गहरे खाई हैं, जहां पर चोर डाकू लोग अपना बसेरा बना रखे थे। और सबसे बड़ी बात कि आपने पाठ में पढ़ा होगा कि जो डाकू थे आने जाने वाले राहगीरों को पहले मार देते थे, उसके बाद उस आदमी की जेबें टटोलते थे कि उसके पास कुछ है कि नहीं है। ये स्थिति थी। तीसरा प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे? उत्तर, लंकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थक कर धीमा चलने लगा था, इसलिए वे अपने साथियों से पिछड़कर रास्ता भटक गए। चौथा प्रश्न है, लेखक ने सेकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर, लेखक ने सेकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार लेखक एक मंदिर में रखी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां पढ़ रहे थे। वे इसे पढ़ने में मग्न थे, इसलिए उन्होंने सुमति को यजमानों के पास जाने से रोकने का प्रयास नहीं किया। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ गया है, ने नहीं होगा, रोकने का प्रयास नहीं किया। पांचवा प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो यहाँ पर उत्तर पॉइंट में है। इस तरह से आप भी उत्तर पॉइंट में दीजिए। पॉइंट में उत्तर देने से पूरे नंबर मिलने के चांस होते हैं। तो उत्तर, लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करनी पड़ी। दूसरा है, चोरी के डर से भिखमंगों को वहां के लोग घर में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तीसरा,
डांडा थोंगला जैसी खतरनाक जगह को पार करना पड़ा। चौथा, लंकोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से बिछड़ गए। तो ये सारी कठिनाइयाँ थी उनके साथ। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उत्तर, उस समय तिब्बती समाज में छुआछूत, जाति प्रथा आदि कुप्रथाएं नहीं थी। औरतें पर्दा नहीं करती थी। कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर के अंदर तक जा सकता था, परंतु भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर में घुसने नहीं देते थे। इस प्रश्न का उत्तर भी आप पॉइंट में दे सकते हैं। जैसे ये हो गया पहला पॉइंट, उस समय तिब्बती समाज में छुआछूत, जाति प्रथा आदि कुप्रथाएं नहीं थी। ये हो गया दूसरा पॉइंट कि औरतें पर्दा नहीं करती थी। तीसरा पॉइंट हो गया ये, कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर के अंदर तक जा सकता था, परंतु भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर में घुसने नहीं देते थे। सातवां प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ही होगा। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था, तो उत्तर होगा सही क। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, इसलिए वो बोला कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था। मतलब कि लेखक को पुस्तक पढ़ने में इतना मजा आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि उन्होंने कहा कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था। आठवां प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति का। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। उत्तर, सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है। वे व्यवहार कुशल तथा मिलनसार व्यक्ति थे, इस कारण उनके कई मित्र थे। वह कई बार तिब्बत आ चुके थे और वहाँ के हर गांव से पूरी तरह परिचित थे। नौवां प्रश्न है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। उत्तर, जब हम किसी से मिलते हैं तो सामान्यतः वेशभूषा से उसकी पहचान करते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे धुतकारते हैं। लेखक भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार में भिक्षु उसे सम्मान पूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से यह अनुचित है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं। हम वेशभूषा के आधार पर ही भले बुरे की पहचान करते हैं, परंतु अच्छी वेशभूषा में कुत्सित विचारों वाले लोग भी हो सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं है। 10वां प्रश्न, यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर, तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है, जिस कारण वहाँ बर्फ पड़ती है। इसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है। डांडे के ऊपर से समुद्र तल की गहराई लगभग 18,000 फीट है। पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखते हैं। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ों पर न तो बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ पत्थरों का ढेर है। उसके बाद छात्र अपने राज्य शहर का विवरण स्वयं दें। जैसे यहाँ पर तिब्बत का भौगोलिक खाका प्रस्तुत किया गया है, उसी तरह से आप अपने शहर, गांव या राज्य का विवरण दे सकते हैं। अब यहाँ पर 11वां प्रश्न नहीं है दिया हुआ, क्योंकि इस प्रश्न में आपको अपने यात्रा अनुभवों के बारे में लिखना है। जो आपने किसी जगह की है, तो आपको वहाँ पर जाने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और आपका अनुभव कैसा रहा, उसके बारे में लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। 12वां प्रश्न है, यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं, प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है। तो उत्तर है, प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन संस्मरण है। संस्मरण भी गद्य साहित्य की एक विधा है।
इसमें लेखिका के बचपन की यादों का एक अंश प्रस्तुत किया गया है। यात्रा वृतांत तथा संस्मरण दोनों ही गद्य साहित्य की विधाएं हैं जो कि एक दूसरे से भिन्न हैं। यात्रा वृतांत किसी एक क्षेत्र की यात्रा के अपने अनुभवों पर आधारित है तथा संस्मरण जीवन के किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास स्थान की स्मृति पर आधारित है। संस्मरण का क्षेत्र यात्रा वृतांत से अधिक व्यापक है, क्योंकि जो यादें होती हैं जो किसी विशेष चीज से जुड़ी होती हैं और उनको याद करके हम लिख सकते हैं तो वो संस्मरण हो गया। 13वां प्रश्न है भाषा अध्ययन का। किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पौ फटने वाला था कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। तो बच्चों, इन सभी वाक्यों का मतलब एक ही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। तो नीचे दिए गए इस वाक्य को भी आपको अलग अलग तरीके से लिखना है। जैसे जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, तो उत्तर यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा चल भी रहा है या नहीं। कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था पीछे जा रहा है। तो इसी तरीके से आप किसी भी बात को कई तरीके से कह सकते हैं। 14वां प्रश्न, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढ कर लिखिए। पाठ में आए हुए आंचलिक शब्द कूची कूची आया है, जिसका मतलब होता है दया दया। लेखक जब पहली बार भिखमंगे के वेश में तिब्बत की यात्रा करता है तो भीख मांगने के लिए कुची कुची 1 पैसे बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि दया करो 1 पैसे दे दो। भीटा, थुकपा, खोटी, राहदारी, ये सब आंचलिक शब्द हैं जो किसी एक क्षेत्र विशेष में ही प्रयुक्त होते हैं। तो ये सारे जो शब्द हैं तिब्बत में प्रयुक्त होते हैं। 15वां है, पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हों। तो किसी की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो उत्तर है बहुत पिछड़ना। पिछड़ना, पिछड़ तो गया है लेकिन कितना पिछड़ा है, बहुत। धीमे चलना, चल रहा है लेकिन कैसे चल रहा है, धीमे है। धीमे जो शब्द है ये विशेषता बता रहा है चलना का। कड़ी धूप, धूप कैसी है, कड़ी है, तो धूप की विशेषता बता रहा है कड़ी। विभाग, कैसा विभाग है, तो खुफिया विभाग है, जो खुफिया शब्द है विभाग की विशेषता को बता रहा है। आज का आपके लिए सवाल है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।